हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के राउरकेला स्टील प्लांट RSP 2022 पोस्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ACTT 2022 फीटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये मैराथन क्लास थर्ड रहने वाला है और इसके पहले मैंने 2 मैराथन दे रखा है। अगर आप लोगों ने उस मैराथन को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मैराथन में आपको टॉप 100 क्वेश्चंस रहने वाला है, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी रहेगा और साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, यानी कि 100+ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टॉपर नहीं बनना है, एग्ज़ाम पास करना है। तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फिटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जल में तैरती अशुद्धियों के लिए घनत्व होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लेस देन वाटर, यानी कि जल से कम होती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो प्लम्बर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर ये इसरो प्लम्बर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये DRDO के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, या फिर इसरो, सेल, भेल, जितने भी सारे आपके एग्ज़ाम, आपके ट्रेड से रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। यानी प्रीवियस ईयर जितने भी सारे अगर क्वेश्चन है, अगर सभी को आप अच्छे से बना लेते हैं तो आने वाले जितने भी सारे एग्जाम्स में हैं उनमें जब अगर ये रिपीट हो क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसलिए आप क्या करिए, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर जो जितने भी सारे किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो प्रश्न है आपके ट्रेड से रिलेटेड, उन सभी को आप अच्छे से बना लें। अब आइए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जल में तैरती अशुद्धियों के लिए उनका घनत्व जल से कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल में विलयित अशुद्धता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि Mg, यानी कि मैग्नीशियम। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो प्लम्बर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जल में विलयित अशुद्धता Mg, यानी कि मैग्नीशियम है। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में अघुलनशील होते हैं और अवक्षेपित होते हैं तथा मादन टैंक के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये इसरो प्लम्बर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अम्लीय विलायक में pH का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लेस देन 7, यानी कि 7 से कम होता है। अब देख लेते हैं कि ये जो pH है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब होता है जैसे कि ये pH स्केल है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14 है। तो अगर हम 7 से कम देखें तो वो 7 से कम जो होता है वो क्या हो जाता है, जिसका मान 7 से कम होता है वो अम्लीय हो जाता है, और अगर जिसका मान 7 से ज़्यादा हो जाता है वो क्षारीय हो जाता है।
और जो 7 जिसका मान होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। तो जैसे कि जल जल का यानी कि शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो प्लम्बर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अम्लीय विलायक में pH का मान 7 से कम होता है और क्षारीय में 7 से ज़्यादा होगा। और pH का मान क्या, pH मतलब क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में pH ऐसे लिख कर पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आप क्या इसका आंसर लगाएंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लगा देंगे। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पाइप के एक सिरे को अवरुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फिटिंग आइटम का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लग। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB ALP फीटर 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पाइप के एक सिरे को अवरुद्ध करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सॉकेट को हटाकर दृढ़ भांड यानी कि स्टोन वेयर पाइप की मानक लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 90 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये इसरो प्लम्बर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सॉकेट को हटाकर दृढ़ भांड स्टोन वेयर पाइप की मानक लंबाई 90 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्लम्बम शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लेड है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये इसरो प्लम्बर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्लम्बम शब्द का अर्थ लेड है। अब देख लेते हैं लेड के बारे में। तो यह सॉफ्ट मेलिएबल भारी धातु है जिसका गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्रेंड्स मैंने गलनांक पे वीडियो बना रखा है खजाना वीडियो के नाम से, जो कि सभी ट्रेडों के लिए है। अगर आप लोगों ने इस सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में इस सभी का वीडियो मिल जाएगा। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है। अगला है यह कोरोजन रेजिस्टेंस होता है और यह कुंडों तथा टैंकों की लाइनिंग तथा तारों की कवरिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शुद्धिकृत जल की एक इकाई किसके समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1000 लीटर के समान है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो प्लम्बर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शुद्धिकृत जल की एक इकाई 1000 लीटर के समान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बेंच वाइस स्पिंडल किसके बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मृदु स्टील की बनी होती है। फ्रेंड्स मैंने टूल्स और वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है खजाना वीडियो के नाम से। अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, देख भी सकते हैं आप, वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये UPRB UNL TG सेकेंड फीटर
2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बेंच वाइज स्पिंडल, यानी बेंच वाइज का जो स्पिंडल जो होता है वो मृदु स्टील का बना होता है। इसकी सहायता से फाइलिंग, ड्रिलिंग, चिपिंग या टैपिंग आदि करते समय पकड़ा जाता है। बेंच पर प्रयोग होने वाले वाइस को बेंच वाइस के नाम से पुकारा जाता है। बेंच वाइस दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक होता है पैरेलल जो बेंच वाइस होता है, एक होता है स्विबल बेंच वाइस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नर्म क्लैंप को बेंच वाइस में धातु चादर की क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह उच्च यथार्थता यानी कि शुद्धता देती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नर्म क्लैंप को बेंच वाइस के धातु चादर की क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च शुद्धता देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पाइपों एवं सीटों की मोटाई कौन से माइक्रोमीटर द्वारा मापेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा मापेंगे। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में, तो इस माइक्रोमीटर का प्रयोग बाहरी मापों को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। इससे 0.01 mm की सूक्ष्मता माप ली जा सकती है, यानी कि जो इसका एक्यूरेसी जो होता है वो कितना होता है, तो 0.01 mm होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता कितनी होती है, यानी एक्यूरेसी उसकी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.02 mm होती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB ALP फीडर 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता 0.02 mm होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष मापन उपकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्नियर कैलिपर। यानी कि जो वर्नियर कैलिपर है वो क्या है, तो वो प्रत्यक्ष मापन उपकरण है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापी उपकरण है। अगला है इसका प्रयोग बाहरी आंतरिक गहराई मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। यह प्रायः निकिल क्रोमियम स्टील या स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। मैंने टूल्स और वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर वीडियो बना रखा है, आप देख भी सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा ही जा रहा है। तो इसीलिए फ्रेंड्स उस वाले वीडियो यानी कि जो खजाना वाला जो वीडियो है उस वाले वीडियो को आप मिस बिल्कुल भी ना करें। वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वर्नियर प्रोटेक्टर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एंगल्स, यानी कि कोण मापन में किया जाता है।
अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये सेल्फ हीटर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वर्नियर प्रोटेक्टर के द्वारा कोनों का मापन अधिक परिशुद्धता के साथ किया जाता है। अगला है इसका अल्पतमांक 5 मिनट होता है। अगला है इसके ब्लेड हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। साइन बार के एक सिरे पर स्टॉपर लगा होता है जिसका कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जॉब को स्लिप होने से रोकने के लिए। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे साइन बार के एक सिरे पर स्टॉपर लगा होता है जिसका कार्य जॉब को स्लिप होने से रोकने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। साइन बार की बॉटम सरफेस और कॉन्टैक्ट रोलर्स की सेंटर लाइन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि समांतर होती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे साइन बार की बॉटम सरफेस और कॉन्टैक्ट रोलर की सेंटर लाइन समांतर होती है। एक रोलर के सेंटर से दूसरे रोलर के सेंटर तक की दूरी साइन बार की लंबाई अर्थात साइज होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि डायल टेस्ट इंडिकेटर के लीवर या प्लंजर मापने वाली सतह के साथ समानांतर है या नहीं, यदि यह सिद्ध में नहीं है तो इसे कौन सी त्रुटि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोसाइन त्रुटि कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB मुंबई ALP 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोसाइन दोष उत्पन्न होती है जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्लंजर या लीवर माप लेने वाले वर्कपीस के साथ समानांतर में नहीं होती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मैकेनिकल कंपैरेटर अधिक प्रयोग किए जाते हैं। यह अलग अलग प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन सा मैकेनिकल कंपैरेटर गेज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माइक्रोमीटर। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये कोल इंडिया फीटर 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैकेनिकल कंपैरेटर अधिक प्रयोग किए जाते हैं। यह अलग अलग प्रकार के होते हैं। माइक्रोमीटर मैकेनिकल कंपैरेटर गेज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। न्यूमेटिक कंपैरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB चेन्नई ALP 2010 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे न्यूमेटिक कंपैरेटर में कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मार्किंग के लिए नहीं किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है।
तो ये आरआरबी सिलीगुड़ी एएलपी 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किसी जॉब की या कारखंड की फ्लैटनेस, समांतरता और ओवलनेस ज्ञात करने के लिए की जाती है, जबकि किसी जॉब पर मार्किंग करने के लिए मार्किंग औजार प्रयोग करते हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट सेकंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फिटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रिटिश प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर के रेक पर 1 इंच में कितने दांते कटे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 40 दांते कटे होते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी बिलासपुर एएलपी 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्रिटिश प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर के रेक पर 1 इंच पिच में 40 दांते कटे होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जितने भी सारे अगर प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आपके ट्रेड से रिलेटेड, उन सभी को आप अच्छे से बना लेते हैं तो आने वाले एग्जाम्स में, यानी कि आने वाले अगर आपके ट्रेड से रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम्स होने वाले रहेंगे उनमें क्वेश्चंस रिपीट होंगे, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते ही होते हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्पादित की जाती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये कोल इंडिया फीडर 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। वाट विद्युत शक्ति की इकाई है जो प्रति सेकंड 10 के पावर 7 अर्ग या 1 जूल कार्य दर के समतुल्य होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, टैकियान से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फीटर इटारसी 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टैकियान ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है ऐसे परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ध्वनि की तीव्रता। अब देख लेते हैं कि ये कौन कौन से एग्जाम में और कब को पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2013 में पूछा गया प्रश्न है और आरआरबी कोलकाता ALP 2008 में भी पूछा गया प्रश्न है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, ये रिपीट हो गया है, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापन की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मानक विनिर्देश के अनुसार गांठदार या गोलाकार ग्रेफाइट ढलवा लोहे को किस अक्षर द्वारा नामित किया गया है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि SG। अब देख लेते हैं कि कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये UPRB UNL TG सेकेंड फीटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारतीय मानक विनिर्देश के अनुसार गांठदार या गोलाकार ग्रेफाइट ढलवा लोहे को SG यानी कि स्फेराइडल ग्रेफाइट अक्षरों द्वारा नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एल्युमिनियम का गलनांक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 648 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्रेंड्स, मैंने ये जो गलनांक है इस पे वीडियो बना रखा है। मेटल एक तरफ मेटल और उसका जो गलनांक जो पॉइंट जो होता है यानी बिंदु जो होता है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है खजाना वीडियो के नाम से। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में और कब कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये DMRC मेंटेनर फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है और इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 648 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह काफ़ी हल्का मेटल होता है। इसका घनत्व 2.7 तक होता है। यह ताप तथा विद्युत का अच्छा सुचालक है। इसका मुख्य ऑक्साइड जो है वो कौन सा है, तो बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ढलवा लोहा में सिलिकॉन मिलाने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ग्रेफाइट सिल्क गठन को बढ़ावा मिलता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये UPRB UNL TG सेकेंड फीटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ढलवा लोहे में सिलिकॉन मिलाने पर ग्रेफाइट साल्क गठन को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गियर बॉक्स एवं डिफरेंशियल को निम्नलिखित में कौन जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रोपेलर शाफ्ट। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फीटर इटारसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गियर बॉक्स एवं डिफरेंशियल को प्रोपेलर शाफ्ट जोड़ती है। प्रोपेलर शाफ्ट में यूनिवर्सल जॉइंट लगी होती है जिसके द्वारा अलग कणों पर पावर का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्लिप ज्वाइंट का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्लाइडिंग ज्वाइंट। यानी कि जो स्लिप जो ज्वाइंट है इसका दूसरा नाम क्या है, तो स्लाइडिंग ज्वाइंट है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये DRDO मैकेनिक डीजल 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्लिप ज्वाइंट को स्लाइडिंग ज्वाइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मोटरसाइकिलों का फाइनल ड्राइव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चेन ड्राइव। यही क्या है, तो फाइनल ड्राइव होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये DRDO मोटर मैकेनिक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मोटरसाइकिलों का फाइनल ड्राइव के रूप में चेन ड्राइव प्रयोग होता है। चेन ड्राइव एक पॉजिटिव ड्राइव होता है। इसमें स्लिप नहीं होती है या नहीं होता।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी विधि स्प्लैश लुब्रिकेशन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विक आयलिंग। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये आरआरबी रांची एएलपी 2003 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्प्लैश लुब्रिकेंट के अंतर्गत रिंग आयलिंग, चेन आयलिंग तथा वार्म या बटम गियर आयलिंग आते हैं। विक आयलिंग ग्रेविटी फीड के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंपाउंड आयल का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ब्लेंडेड आयल। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे खनिज स्नेहकों को भारी बनाने तथा उनकी विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए उसमें 5 से 20% तक फैटी आयल को मिलाते हैं। इन तेलों यानी कि आयल को कंपाउंड आयल या ब्लेंडेड आयल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से ठोस लुब्रिकेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ग्रीस। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये मझगांव फीटर 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ठोस लुब्रिकेंट के बारे में तो फ्रेंच चाक, माइका, ग्रेफाइट, सोप स्टोन, टैल्क तथा वैक्स इत्यादि ठोस लुब्रिकेंट हैं। अगला है ग्रीस अर्ध ठोस लुब्रिकेंट यानी कि सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तेल या लुब्रिकेंट का वह बिंदु जिस पर वह भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फ्लैश पॉइंट कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये NTPC फीटर 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तेल या लुब्रिकेंट का वह बिंदु जिस पर वह भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लुब्रिकेंट का यह तापमान फ्लैश पॉइंट से 15 डिग्री से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है, इसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फायर पॉइंट कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये आरआरबी भोपाल ALP 2010 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लुब्रिकेंट का वह तापमान जो फ्लैश पॉइंट 15 डिग्री से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है उसे फायर पॉइंट कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जितने भी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं वो ना ही ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा इजी, यानी कि बिल्कुल मीडियम यानी कि मॉडरेट है। आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जब तेल हवा के संपर्क में आने पर उड़ना शुरू हो जाता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वाष्पशीलता कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वाष्पशीलता के बारे में
तो यह तेल का वह गुण है जिसके कारण वाष्पीकरण की वजह से उसके भार में कमी आ जाती है। अतः एक अच्छे लुब्रिकेंट को वाष्पीकरण में कम उड़ना वाष्पित चाहिए, यानी कम उड़ना चाहिए, नहीं तो खपत बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्नेह का आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अधिकतम लोड पर भी मशीन स्मूथ चले। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अधिकतम लोड पर भी मशीन स्मूथ चले, मशीन को गर्म होने से बचाने के लिए तथा मशीन को जंग लगने से बचाने के लिए स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सोप स्टोन एक कैसा स्नेहक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ठोस स्नेहक है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB रांची ALP 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ठोस स्नेहक यानी कि सॉलिड लुब्रिकेशन, सोप स्टोन, टेल्स, वैक्स तथा माइका आदि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वॉइस का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गन मेटल का बना हुआ होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB भोपाल ALP 2010 में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये जो खजाना वाला जो मेरा वीडियो है इसमें आपको टूल्स और वो किस मटेरियल का बना हुआ है उन सभी के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है खजाना वाले वीडियो में। तो अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो ये सब जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली बना सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वॉइस का बॉक्स नट या गाइड नट घन मेटल मिश्र धातु की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जा प्लेटों में दांते क्यों कटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉब की पकड़ बढ़ाने के लिए। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वॉइस के जा प्लेटों में दांते बने होते हैं जो जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए होता है। अब हम प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस करेंगे जो कि फिटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर आपके हर एक एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये सभी ट्रेडों के लिए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेती की लंबाई मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हील से टिप या पॉइंट तक होती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये मझगांव फीटर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेती की लंबाई हील से टिप या पॉइंट तक मापी जाती है, यानी कि जो रेती यानी कि जो फाइल जो होता है उसका जो एक्चुअल लेंथ होता है वो हील से टिप या पॉइंट तक की लंबाई को एक्चुअल लेंथ कहा जाता है। लंबाई में 100 mm से 200 mm तक फाइन कार्यों के लिए और 200 mm से 450 mm तक बड़े कार्यों के लिए फाइलें प्रयोग में लाई जाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। एक तो जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो रहा है, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनसे भी आपको
2-3 क्वेश्चंस क्लियर हो जा रहे, यानी कि एक क्वेश्चंस का मतलब हुआ आपके 4 से 5 प्रश्न क्लियर हो जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जॉब की समतलता को फिनिशिंग देने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुपर स्मूथ फाइल। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये कोल इंडिया फीटर 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सुपर स्मूथ फाइल के बारे में। तो इस फाइल में दांतों की संख्या प्रति सेंटीमीटर 40 से 64 होती है। इस प्रकार की रेती का प्रयोग जॉब को बहुत अधिक परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी में बारीक फिनिश के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 स्क्वायर फाइल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रायंगुलर फाइल। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी इलाहाबाद एएलपी 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ट्रायंगुलर फाइल के बारे में। तो ट्रायंगुलर फाइल के बारे में देख लेते हैं। तो इस रेती का अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद यानी कि क्रॉस सेक्शन त्रिकोण आकार का होता है। नाम से भी पता चल रहा है कि ट्रायंगुलर तो त्रिकोण। अगला है इसके आगे के सिरे की ओर से लगभग 1/3 यानी कि 1/3 लंबाई का भाग टेपर होता है। इसका दूसरा नाम 3 स्क्वायर फाइल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रेती के जिस भाग में हैंडल फिट होता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टैंक कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी रांची एएलपी 2003 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था यानी कि बाकी सब जो एग्ज़ाम्स में आपके ट्रेड से रिलेटेड वो कैसे मतलब आ रहे हैं, यानी कि वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं है, यानी कि बिल्कुल मॉडरेट है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेती के जिस भाग में हैंडल फिट रहती है उसे टैंग कहते हैं। यह रेती यानी कि फाइल का सबसे नुकीला भाग होता है। रेती यानी कि फाइल प्रायः किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है या फिर उससे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने टूल्स और वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। खजाने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सभी क्लियर कर सकते हैं कि कौन से टूल कौन से मटेरियल का बना हुआ है, उसका वीडियो मैंने बना रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फेरूल एक मेटल रिंग है जो रेती में फिट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हैंडल पर। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये एनटीपीसी फीटर 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेती के हैंडल में दरार पड़ने पर किसी दुर्घटना से बचने के लिए हैंडल पर फेरूल जो कि एक मेटल का रिंग होता है फिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रेती की टैंक नर्म रखी जाती है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हार्ड करने पर वह हैंडल फिट करते समय वह टूट सकती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी मुंबई और भोपाल एएलपी 2003 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेती की टैंक नरम रखी जाती है क्योंकि हार्ड करने पर
वह हैंडल फिट करते समय उसके टूटने का डर जो है वो रहता है या टूट सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रेस्प फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लकड़ी चमड़े की फाइलिंग करने के लिए। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये DMRC मेंटेनर फीडर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेस्प फाइल का उपयोग लकड़ी चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। इस पर कटे दांते कुछ तिकोने तथा नुकीले होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चाबी घाट यानी कि कीवे बनाने में कौन सी फाइल प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइफ एज फाइल। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में? तो नाइफ एज फाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस फाइल का आकार चाकू जैसा होता है, नाम से ही पता चल रहा है नाइफ एज फाइल, तो चाकू जैसा होगा ही। अगला है, यह फाइल क्रमशः चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। इसका प्रयोग ग्रूव व स्लॉट के कोनों यानी कि कॉर्नर्स को साफ करने के लिए तथा चाबी घाट यानी कि कीवे बनाने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी काटने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए निम्नलिखित रेती का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि त्रिभुजाकार रेती का। अब देख लेते हैं कि ये कौन कौन से एग्जाम में और कब कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये DRDO मशीनिस्ट 2016 में और RRB चंडीगढ़ ALP 2008 में पूछा गया हुआ प्रश्न है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 2 बार ये रिपीट हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में ये रिपीट हो। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे त्रिभुजाकार रेती के बारे में, तो इसके आगे के सिरे की ओर से लगभग 1/3 लंबाई भाग टेपर होता है। इसके सभी फलकों पर सामान्यतः इकहरे कट यानी कि सिंगल कट दांते होते हैं। इस रेती का उपयोग कोनों व खांचों को साफ करने, भी आकार के ग्रुप बनाने एवं आरी के दांतों को तेज यानी कि शार्प करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइल का विवरण दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी से। अब देख लेते हैं कौन कौन से। तो लंबाई और आकृति से, एक कट या 2 कट से, ग्रेड से। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि फाइल का विवरण लंबाई और आकृति, कट तथा ग्रेड से दर्शाया जाता है। फाइल आकृति के अनुसार निम्न प्रकार की होती है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो एक होता है फ्लैट फाइल होता है, एक होता है हैंड या मिल फाइल होता है, एक होता है वर्गाकार फाइल होता है, एक होता है पिलर फाइल होता है, एक होता है ट्रायंगुलर फाइल होता है, एक होता है हाफ राउंड फाइल होता है, एक होता है राउंड फाइल होता है और एक होता है नाइफ एज फाइल होता है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ड्रिल के दोनों फ्लूटों के मध्य के चौड़े भाग को क्या कहते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मार्जिन कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी चंडीगढ़ एएलपी 2008 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ड्रिल के दोनों फ्लूटों के मध्य के चौड़े भाग को मार्जिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बॉडी में फ्लूटों के मध्य के चौड़े भाग को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लैंड कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी अजमेर एएलपी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बॉडी में फ्लूटों के मध्य के चौड़े भाग को लैंड कहते हैं। अगला है ड्रिल की बॉडी उसका मुख्य भाग है। ड्रिल के बॉडी में गर्दन या नेक द्वारा शैंक से जुड़ी रहती है। शैंक के ऊपर वाला भाग चपटा होता है जिसे टैंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बॉडी के दोनों फ्लूटों के मध्य अक्ष रेखा पर बनी मोटाई को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वेब कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी रांची एएलपी 2003 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वेब के बारे में देख लेते हैं। तो यह ड्रिल के बीच में अक्ष यानी कि एक्सिस के साथ वाला भाग होता है, अर्थात यह ड्रिल फ्लूट के बीच का भाग होता है। यह नीचे से पतला और ऊपर की ओर मोटा हो जाता है। यह भाग ड्रिल को मजबूत बनाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नंबर साइज में सबसे छोटा ड्रिल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 80। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नंबर साइज में सबसे छोटा ड्रिल 80 नंबर का होता है और सबसे बड़ा ड्रिल 1 नंबर का होता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो खजाना वाला जो वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर तो आपके हर एक एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप जितने भी सारे अगर प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी को कर लेते हैं तो चाहे आपका जैसे ALP का एग्ज़ाम हो, DRDO का एग्ज़ाम हो, सेल का हो, भेल का हो, DMRC, मतलब कोई सा भी अगर एग्ज़ाम हो आपके ट्रेड से रिलेटेड, उन सभी में ये सभी प्रीवियस ईयर जो पेपर जो क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड होंगे। अगर रिपीट होंगे तो आप उसे आसानी से बना सकेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ लें। अब आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लेटर साइज ड्रिल से कितने साइज में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि A to Z, यानी कि लेटर साइज ड्रिल A से Z साइज में मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये NTPC फीटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेटर ड्रिल के बारे में, तो ये ड्रिल A से Z साइज तक पाए जाते हैं। A ड्रिल साइज 0.234 इंच और Z ड्रिल जो साइज होता है वो 0.413 इंच होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लेटर साइज में सबसे छोटा ड्रिल होता है, यानी कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि A होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी त्रिवेंद्रम ALP 2004 में पूछा गया प्रश्न है।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेटर साइज के ड्रिल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों ए से जेड को विभिन्न ड्रिल साइज को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए नंबर साइज का ड्रिल सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। टेपर सैंक ड्रिल टेपर में बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोड्स टेपर में बने होते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टेपर सैंक ड्रिल में सैंक वाला भाग स्टैंडर्ड टेपर में बनाया जाता है। यह प्रायः मोड्स टेपर होता है। इसके ऊपर का कुछ भाग दोनों साइडों में प्लेन करके टैंग बना दिया जाता है। यह टैंग ड्रिल को घूमने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मल्टीपल फ्लूटेड ड्रिल का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोर ड्रिल। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बहु फ्लूटेड ड्रिल यानी कि मल्टी फ्लूटेड ड्रिल में 3 या 3 से अधिक फ्लूटेड होते हैं, जिससे अधिक कटिंग तथा अधिक फिनिशिंग होती है। इसका उपयोग छेद बड़ा करने तथा फिनिशिंग करने में किया जाता है। इसे कोर ड्रिल भी कहते हैं, यानी इसे कोर ड्रिल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक सुराख जिसे किसी निश्चित गहराई तक किया जाता है उसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लाइंड होल कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बंद छेद ड्रिलिंग यानी कि ब्लाइंड होल ड्रिलिंग के बारे में। तो ब्लाइंड होल ड्रिलिंग ऑपरेशन के द्वारा ड्रिल की सहायता से किसी जॉब में उसकी मोटाई से कम गहराई के छेद किए जाते हैं। इसमें ड्रिल छेद जॉब के आर पार नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। न्यूमेटिक हैंड ड्रिल को चलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संपीड़ित वायु द्वारा। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये MES फीटर ट्रेडमैन 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे न्यूमेटिक हैंड ड्रिलिंग मशीन में कंप्रेस्ड एयर के द्वारा ड्रिलिंग चक्र घुमाया जाता है। इसमें कंप्रेस्ड एयर पहुंचने के लिए एक फ्लेक्सिबल पाइप भी लगाया जाता है या लगा होता है। इसका दूसरा सिरा एक कंप्रेसर से जुड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स अब हम प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फिटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेट्रोलियम रिफाइनरी व विस्फोटक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों में हैंड ड्रिल प्रयोग की जाती है, यानी कौन से हैंड ड्रिल प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूमेटिक हैंड ड्रिल प्रयोग की जाती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी व विस्फोटक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों में न्यूमेटिक हैंड ड्रिल प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नंबर साइज ड्रिल कितने से कितने नंबर में मिलते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 से 80। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी भोपाल एएलपी 2010 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नंबर साइज के ड्रिल 1 से 80 के नंबर में मिलते हैं, जिनमें 80 नंबर साइज का ड्रिल सबसे कम व्यास यानी कि 0.0135 इंच तथा नंबर 1 का सबसे बड़ा या सबसे अधिक व्यास 0.228 इंच का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लेपिंग प्लेट पर किसके लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लेपिंग पेस्ट धारण करने के लिए। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी अहमदाबाद एएलपी 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेपिंग प्लेट पर लेपिंग पेस्ट धारण करने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जिससे एब्रेसिव चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वेट लेपिंग की अपेक्षा ड्राई लेपिंग में फिनिशिंग होती है, यानी कैसी फिनिशिंग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अच्छी फिनिशिंग होती है। और ये जो प्रश्न है ये IOF फीटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेट लेपिंग की अपेक्षा ड्राई लैपिंग में अच्छी फिनिशिंग प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लेपिंग क्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नॉन फेरस मेटल के लिए। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये आरआरबी कोलकाता एएलपी 2006 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेपिंग क्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग नॉन फेरस मेटल के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के एब्रेसिव वाले लैप्स धातु को धीरे धीरे काटते हैं तथा उच्च फिनिश प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग किसकी लेपिंग के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हार्ड स्टील के लिए। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये भेल हैदराबाद फीटर 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग हार्ड स्टील की लेपिंग के लिए करते हैं। ये फेरस मेटल यानी कि लोहा धातु में प्रयोग किए जाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड वाले लैप अधिक धातु काटते हैं व इनके द्वारा रफ सतह प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कास्ट आयरन की लेपिंग के लिए कौन से एब्रेसिव प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी रांची एएलपी 2003 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। फ्रेंड्स, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे आने वाले भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रिपीट हुए होंगे, यानी कि रिपीट हुए हैं। यानी कि अभी वो क्वेश्चन जैसे 2003 में पूछा गया वो क्वेश्चन जैसे 2021 में 2018 में वो रिपीट हुए हैं बहुत सारे। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बनाए जाते हैं तो उनमें से आपको लगभग 50% क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो रिपीट हुए हैं।
तो आइए फ्रेंड्स, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में। तो यह बहुत ही कठोर एब्रेसिव होता है। इसके ग्रेन बहुत तेज और भंगुर होते हैं। इसका प्रयोग हार्ड स्टील और कास्ट आयरन की लेपिंग के लिए करते हैं। इसके द्वारा भारी मात्रा में धातु को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। टैप निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये मझगांव फीटर 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टैप हाई कार्बन स्टील धातु के बनाए जाते हैं। इसे साधारणतः कठोर धातु का बनाया जाता है, जिससे टैप के फ्लूइड्स जल्दी खराब ना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेड के बने लैप का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुराखों की लेपिंग के लिए। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेड के बने लैप का प्रयोग सुराखों यानी कि होल की लैपिंग के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस विधि द्वारा एक बेलनाकार सतह की चमकदार फिनिशिंग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लैपिंग के द्वारा, यानी कि लैपिंग विधि के द्वारा। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये MES फीटर ट्रेडमैन 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लैपिंग विधि द्वारा एक बेलनाकार सतह की चमकदार फिनिशिंग प्राप्त की जाती है। और ये वाला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लैपिंग अलाउंस जो है वो 0.005 mm से 0.01 mm तक रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लैपिंग अलाउंस, देखिए फ्रेंड्स वो पिछले वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो ही गया है। लैपिंग अलाउंस कितना रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.005 से 0.01 mm रखा जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लैपिंग का अलाउंस 0.005 mm से 0.01 mm तक रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सामान्यतः फाइन लैपिंग अलाउंस कितना दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.005 mm से 0.01 mm तक दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, यानी क्वेश्चन 10, 11 और 12 तीनों क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो ही रहा है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB कोलकाता ALP 2002 में पूछा गया हुआ प्रश्न है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सामान्यतः फाइन लैपिंग अलाउंस 0.005 mm से 0.01 mm तक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आंतरिक दहन इंजन के लिए गजन पिन किसके द्वारा पूर्ण रूप पाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लैपिंग के द्वारा। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये UPRB UNL TG सेकेंड फीटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आंतरिक दहन इंजन के लिए गजन पिन लैपिंग द्वारा पूर्ण रूप पाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डाई बनाई जाती है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये NMRC 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। फ्रेंड्स, मैंने टूल्स और मटेरियल, यानी कि कौन सा टूल किस मटेरियल का बना हुआ है होता है, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कौन सा टूल किस मटेरियल का बना हुआ होता है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले खजाने वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप देख लें। अब आइए फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डाई हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। अगला इसका पॉइंट है, डाई एक चूड़ी काटने वाला औजार है जिसके द्वारा बाहरी चूड़ियाँ काटी जाती हैं। अगला है, इसके द्वारा गोले सिरिये यानी कि राउंड रॉड या पाइप के बाहर चूड़ियाँ काटी जाती है। अगला इसका पॉइंट है, इसको पकड़ने के लिए डाई स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस टूल द्वारा बाहरी पुरानी चूड़ियाँ साफ की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डाई नट के द्वारा। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब डाई नट के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे इसका प्रयोग पुरानी या खराब चूड़ियों को साफ करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पाइप पर चूड़ियाँ कौन से टूल द्वारा काटी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पाइप डाई के द्वारा काटी जाती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि पाइप डाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पाइप की बाहरी सतहों पर चूड़ियाँ काटने के लिए पाइप डाइयों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पाइप डाई एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हस्तचलित उपकरण है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये नोएडा मेट्रो मेंटेनर फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पाइप डाई एक हस्तचलित उपकरण है। पाइपों पर बाह्य चूड़ी काटने के लिए पाइप डाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये उच्च स्पीड इस्पात या उच्च कार्बन इस्पात की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, GI पाइप पर बाहरी चूड़ियाँ आसानी से काटी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डाई व डाई स्टॉक। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये NTPC फीटर 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डाई और डाई स्टॉक के बारे में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसको पाइप थ्रेडर भी कहते हैं। डाई को लगाकर पाइप पर बाह्य थ्रेड काटी जा सकती है। पाइप को गाइड करने के लिए इस पर एक गाइड भी लगा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक ड्रिल किए गए छिद्र के थ्रेडिंग का कार्य कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टैपिंग। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक ड्रिल किए गए छिद्र में थ्रेडिंग का कार्य टैप के द्वारा करते हैं। टैप के द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा टैप लेथ कार्यों के लिए उपयुक्त है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मशीन टैप। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये आरआरबी रांची एएलपी 2003 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टैप के द्वारा सिलिंड्रिकल होल में आंतरिक चूड़ियाँ काटी जाती है। हैंड टैप को हाथ द्वारा चलाया जाता है तथा मशीन टैप को मशीन द्वारा चलाया जाता है। अब हम प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करेंगे जिसमें कि फिटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्लग टैप को किसके नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बॉटमिंग टैप के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। फ्रेंड्स, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस जो हैं वो सभी रिपीट होते हैं, यानी कि लगभग 50% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगले किसी दूसरे एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। इसीलिए जितने भी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से बना लें, ताकि अगर वो रिपीट हो तो आप इजीली बना सकें। अब आइए फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे BIS के अनुसार इसे बॉटमिंग टैप भी कहते हैं। इस टैप में शुरू की 2 चूड़ियाँ टेपर में बनी होती है। टैपिंग करते समय इस टैप का प्रयोग टेपर टैप तथा इंटरमीडिएट टैप के बाद में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बटरेस थ्रेड का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि माइक्रोमीटर के स्पिंडल में नहीं किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये HAL यानी हॉल फीटर 2015 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बटरेस थ्रेड का उपयोग पावर प्रेस, कारपेंटर वाइस तथा रैचेट स्टॉप में किया जाता है तथा माइक्रोमीटर के स्पिंडल में भी थ्रेड काटी रहती है। भी थ्रेड का कोण कितना होता है। तो 60 डिग्री का होता है। बटरेस थ्रेड का कितना होता है। तो उसका होता है 45 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पाइप थ्रेड दूसरी भी आकार की चूड़ियों में कैसे भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रति फुट टेपर होती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये RRB मुजफ्फरपुर ALP 2009 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पाइप थ्रेड दूसरी भी आकार की चूड़ियों में प्रति फुट टेपर में भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पाइप के जोड़ों में निम्नलिखित में से कौन से थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि BSP थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस चूड़ी की आकृति ठीक BSW चूड़ी के समान होती है, परंतु इसका पिच अधिक फाइन होता है। इसका प्रयोग की चूड़ियाँ प्रायः पानी, स्टीम, गैस के पाइप पर काटी जाती है। BSP यानी कि
ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का जो कोण होता है वो 55 होता है। इसकी आकृति BSW थ्रेड जैसी होती है, परंतु थ्रेड में प्रति इंच अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पाइप थ्रेड का अंतर्विष्ट कोण क्या होता है? यह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 55 डिग्री होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये DMRC मेंटेनर फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पाइप थ्रेड का अंतर्विष्ट कोण 55 डिग्री होता है। एक में थ्रेड का जो कोण होता है वो 29 डिग्री तक होता है। बट्रेस थ्रेड का जो कोण होता है वो 45 डिग्री तक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मीट्रिक एक में थ्रेड का सन्निहित कोण कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30 डिग्री होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये भेल हैदराबाद फीटर 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मीट्रिक प्रणाली में एक में चूड़ी का सन्निहित कोण 30 डिग्री होता है, जबकि ब्रिटिश प्रणाली में एक में थ्रेड का जो कोण जो होता है वो कितना होता है? तो 29 डिग्री होता है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये मीट्रिक प्रणाली में और जबकि ये ब्रिटिश प्रणाली में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पाइपों पर जो BSP चूड़ियाँ कटी होती है उसका सन्निहित कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 55 डिग्री होता है। और ये जो प्रश्न है ये सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से VVI कर ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैंने पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है खजाना वीडियो के नाम से, प्रॉपर इसी वीडियो पे यानी कि थ्रेड और उसके एंगल के बारे में मैंने वीडियो पहले से बना रखा है। अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आइए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पाइपों पर जो BSP चूड़ियाँ कटी होती है उसका सन्निहित जो कोण होता है वो 55 डिग्री होता है। BSP थ्रेड का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। BSF का जो थ्रेड का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। BSW का जो थ्रेड का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। यानी कि इन तीनों का, यानी कि BSP, BSF, BSW तीनों का जो एंगल जो होता है थ्रेड का वो कितना होता है? तो वो 55 डिग्री होता है। अगला है एकमी थ्रेड का जो एंगल जो होता है वो 29 डिग्री होता है। स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल होता है वो कितना होता है? तो वो 90 डिग्री होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्क्वायर थ्रेड की गहराई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.5 पिच होती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये MES फीटर ट्रेडमैन 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्क्वायर थ्रेड की गहराई 0.5 पिच होती है तथा इसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बटरेस चूड़ी का कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 45 डिग्री होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स देख लीजिए बहुत सारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस, यानी कि जो उसके चूड़ी यानी कि जो थ्रेड है उसका एंगल जो है इसके बारे में पूछ कर बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। तो इस खजाने वाले वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए इस वाले वीडियो को आप मिस ना करें।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बट्रेस चूड़ी का जो कोण होता है वो 45 डिग्री होता है। एकमी चूड़ी का जो कोण जो होता है वो 29 डिग्री होता है। स्क्वायर थ्रेड का जो कटिंग जो कोण होता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री तक बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। BSW एवं BSP थ्रेड का एंगल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 55 डिग्री का होता है। और ये जो प्रश्न है ये IOF फीटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे BSW BSP के थ्रेडों का एंगल जो है वो 55 डिग्री होता है। एक में का जो कोण होता है वो 29 होता है। भी थ्रेड का जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मीट्रिक थ्रेड की आकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भी टाइप 60 डिग्री कोण होती है। और ये जो प्रश्न है ये RRB कोलकाता ALP 2002 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मीट्रिक थ्रेडों की आकृति भी टाइप की होती है। इसका कोण यानी कि एंगल 60 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्क्वायर थ्रेड का कोण कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 90 डिग्री का होता है। सारे जितने भी सारे क्वेश्चन है सभी रिपीट हो रहे हैं, आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये RRB रांची ALP 2003 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यह चूड़ी स्क्वायर फीट से वर्गाकार चूड़ी होती है। इस थ्रेड का साइड कोण अक्ष से 90 डिग्री का होता है तथा फ्लैंकों के बीच 0 डिग्री होता है। यह सबसे मजबूत चूड़ी होती है। इसका प्रयोग भार उठाने, स्क्रू जैक, पावर ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पाइप चूड़ी का अंतर्गत कोण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 55 डिग्री होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अब पाइप थ्रेड के बारे में देख लेते हैं। जैसे आवश्यकता अनुसार पाइप विभिन्न धातु की बनाई जाती है। पाइप पर बाहरी सतह पर चूड़ियाँ काटने के लिए पाइप डाई का तथा आंतरिक चूड़ियाँ काटने के लिए पाइप थ्रेडिंग टैप का प्रयोग किया जाता है। इसके चूड़ी का अंतर्गत कोण जो होता है वो कितना होता है, तो 55 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मीट्रिक भी चूड़ियों का कोण निम्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 60 डिग्री होता है। और ये जो प्रश्न है ये कौन कौन से एग्जाम में और कब कब पूछा गया हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये सेल फीटर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है और DMRC मेंटेनर फीचर 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। एक तरफ चूड़ी दिए गए, एक तरफ उसका कोण यानी कि एंगल दिया गया है। तो भी चूड़ियों का जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। BSW चूड़ियों का जो कोण होता है वो 55 डिग्री का होता है। एक में चूड़ियों का जो कोण होता है वो 29 डिग्री का होता है। BA चूड़ियों का जो कोण होता है वो कितना होता है, तो 47.5 डिग्री का होता है। वर्गाकार चूड़ियों का जो कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जॉब की सतह पर कटिंग टूल द्वारा जो निशान पड़ते हैं उन निशानों की ऊंचाई की दूरी व दिशा किसको प्रकट करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि खुरदरापन को प्रकट करती है। और ये जो प्रश्न है ये कोल इंडिया फीटर 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जॉब की सतह पर कटिंग टूल द्वारा जो निशान पड़ते हैं उन निशानों की ऊंचाइयों की दूरी व दिशा खुरदरापन को प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जॉब की सतह पर कटिंग टूल द्वारा जो निशान पड़ते हैं जो ऊंचे व नीचे होते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हिल्स और वैली कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये कोल इंडिया फीटर 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जॉब की सतह पर कटिंग टूल द्वारा जो निशान पड़ते हैं और ऊंचे व नीचे होते हैं उन्हें हिल्स और वैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जॉब की जितनी लंबाई में सतह के ऊंचे नीचे स्थानों को मापा जाता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सैम्पलिंग लंबाई कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये कोल इंडिया फीटर 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब सैम्पलिंग लेंथ यानी सैम्पलिंग लंबाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जॉब की जितनी लंबाई में सतह के ऊंचे नीचे स्थानों को मापा जाता है उसे सैम्पलिंग लंबाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि हाथ द्वारा चेक करने पर सतह पर हाथ फिसले तो उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्मूथनेस कहते हैं। और ये जो प्रश्न है ये आरआरबी मुंबई एएलपी 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब स्मूथनेस के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यदि हाथ द्वारा किसी जॉब को चेक करने पर सतह पर से हाथ फिसल जाए तो उसे स्मूथनेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मशीनिंग करते समय कटिंग टूल की गति के कारण वर्क पीस की सतह पर निशान बन जाते हैं जिन्हें विषमताएं कहते हैं। इसे भी कहते हैं और क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरफेस टेक्सचर कहते हैं। और ये जो प्रश्न है ये आरआरबी चंडीगढ़ एएलपी 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सरफेस टेक्सचर के बारे में, तो मशीनिंग करते समय कटिंग टूल की गति के कारण वर्कपीस की सतह पर निशान बन जाते हैं जिन्हें विषमताएं कहते हैं या सरफेस टेक्सचर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कैलिब्रेटेड ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तुलनात्मक माप लेने के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये कोल इंडिया फीटर 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कैलिब्रेटेड ब्लॉक्स का प्रयोग तुलनात्मक माप लेने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे और ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।